Hello dear student, welcome to C International School online classes. My dear plus 2 commerce class unit 6.2 रिक्रूटमेंट स्टार्ट हमने किया था, जिसको हम काफी टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के जो सोर्स हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे थे। उसी में कुछ सोर्स रह गए थे कि किस प्रकार से जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मीन्स कि व्यक्ति बाहर से हम लेकर आ रहे संस्था में, वो व्यक्ति अपॉइंट कर रहे हैं जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है, तो हम उसको किस तरीके से इनवाइट करेंगे, किस तरीके से अपनी संस्था में बुलाएंगे ताकि वो जो है अप्लाई करे, उसमें से रिक्रूटमेंट में की प्रोसेस में शामिल हो सके। उसके बाद हम उसका सिलेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले बुलाया तो जाएगा। वो बुलाया किसके थ्रू जाएगा, क्या क्या हम माध्यम यूज कर सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किए थे। कुछ यहाँ रह गए हैं, 3 पॉइंट्स रह गए हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की क्या क्या सोर्स है कि व्यक्ति जो बाहर है आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, उसको किस प्रकार से एंटर कराया जाए संस्था में। तो सबसे पहले टॉपिक आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, आज का जो हमारे टॉपिक है ये हम कंप्लीट कर देंगे। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्स, क्या क्या सोर्स है जिसके माध्यम से व्यक्ति को हम यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट 3 रह गए हैं। फर्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आपने देखा होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर नेम से इंडिकेट है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर की एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो लेबर को प्रोवाइड करता है, लेबर की सर्विस प्रोवाइड करता है एक संस्था को। ठीक है, संस्था कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है, लेबर की जरूरत है, वो कहाँ से लाएगी लेबर, वो नहीं ला सकेगी, वो कहाँ से ढूंढ कर लाएगी लेबर। कोई 1-2 तो चाहिए नहीं होते, काफी संख्या में चाहिए होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इनके पास ऑलरेडी लेबर की लिस्ट होती है और ये जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग लेबर को भेज देते हैं। यहाँ जो लेबर है दिहाड़ी पर काम करता है, सुना होगा ना दिहाड़ी, जैसे कि चाहे डेली का जो है लेता हो, चाहे वीकली हो, किसी तरीके से लेता हो, पर डे का हिसाब लेता हो, वेजेस लेता है। तो यहाँ जो है इस तरीके से एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर संस्था के कॉन्टेक्ट में आकर लेबर प्रोवाइड करता है। इस प्रकार संस्था को बाहर से व्यक्ति उपलब्ध हो जाते हैं जो कार्य उसे कराना है उसके लिए, ये कराया जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद आता है टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग आपने सुना होगा, टीवी में भी बताते हैं कि टेलीकास्ट कर रहे हैं। जब भी बोला जाता है टेलीकास्ट कर रही है, न्यूज टेलीकास्ट हो रही है, तो आप तुरंत टेलीविजन खोलते हैं। तो इट मीन्स टेलीकास्टिंग मीन्स जॉब के बारे में बताना ही है, लेकिन मेनली इसमें शामिल होता है टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से टेलीकास्ट करना है, बताना है, जानकारी देनी है लोगों को, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। कई बार आप टीवी में देखा करो, खासकर दूरदर्शन इसमें ज्यादा आता है कि उसमें एक एड नीचे जो है एक लाइन चलती रहती है, लाइन में लिखा होता है कि यहाँ है और इतने व्यक्तियों की जरूरत है। वो कुछ नहीं, टेलीकास्टिंग ही होती है, यानी टेलीविजन के थ्रू क्या किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि यहाँ वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद आता है वेब पब्लिशिंग। वेब यानी इंटरनेट के माध्यम से बहुत सी वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, जैसे www.jobs, ठीक है, इस तरीके से .com, आप बहुत से साइट पर जाते हैं और अब naukri.com, ठीक है, इस साइट पर जाने के बाद अपना नाम इंडिकेट करा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो आपके पास मैसेज आते रहते हैं कि यहाँ वैकेंसी है, संस्था के मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, तो और कुछ नहीं, ये सभी सोर्स है एक्सटर्नल यानी व्यक्ति को बाहर से इनवाइट करने का, ताकि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या हो सके, इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसमें अब हम करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देखिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर अकॉर्डिंग टू योर बुक, बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन बता दिया है जो आपको लिखना है। देखिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दे आर लिंक बिटवीन लेबर एंड मैनेजर। ये लिंक बनाता है किसके बिटवीन, लेबर और किसके बिटवीन, मैनेजर। ये एक लिंक बना देता है जिसमें लेबर भी होता है और कौन होता है, मैनेजर, दोनों के बिटवीन लिंक बना देता है। इसके बाद दे रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद दी बोथ दी लेबर एंड दी मैनेजर। ये क्या करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर और मैनेजर के बिटवीन क्या बनाता है, लिंक बनाता है, और टाइम टू टाइम मैनेजर को लेबर की लिस्ट सेंड करता रहता है। ठीक है, दे रिमेन कॉन्टेक्ट विद दी लेबर, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर के टच में रहता है। इसके बाद और मैनेजर के भी, एंड व्हेन मैनेजर पुट अप डिमांड फॉर लेबर, जैसे ही मैनेजर कहता है मुझे लेबर की जरूरत है, ये कॉन्ट्रैक्टर तुरंत ही सप्लाई कर देता है जैसे ही डिमांड करता है मैनेजर। दिस सिस्टम लेबर रिक्रूटमेंट इज वेरी मच पॉपुलर इन रोड कंस्ट्रक्शन। ये ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, खासकर रोड जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी मेन तो कंस्ट्रक्शन के, लेबर तो कंस्ट्रक्शन के लिए ही किया जाता है,
या प्लांटेशन इंडस्ट्री है वहां पर किया जाता है। ठीक है, लेबर है तो लेबर तो बेटा रोड से कंस्ट्रक्शन का ही काम करेंगे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर और मैनेजर के बिटवीन किसका कार्य करता है, एक लिंक बनाता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लें आप। जैसे ही मैनेजर डिमांड करता है लेबर की, ये तुरंत क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। खासकर रोड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन या प्लांटेशन है, प्लांटेशन कराना ये भी लेबर के माध्यम से कराया जाता है। इंडस्ट्री जो प्लांटेशन प्लांट कर रही है, पौधारोपण, ठीक है, तो वहां भी लेबर की जरूरत होती है, तो तुरंत ये प्रोवाइड करा देता है लेबर। इसे बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कि लेबर प्रोवाइड हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं लेबर। ठीक है, ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सिंपल। इसके बाद आता है टेलीकास्टिंग, ये बता चुकी हूँ, फिर अब बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। दीज डे कुछ बिग ऑर्गेनाइजेशन गिव प्रेसिडेंस यानी प्रेफरेंस देती है। किसको प्रेफरेंस देती है, टेलीकास्टिंग देयर जॉब रिक्वायरमेंट, टेलीकास्टिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेलीकास्टिंग, टेलीकास्टिंग के दौरान इंफॉर्मेशन अबाउट वैकेंट पोस्ट, किसके बारे में बताती है वो, वैकेंट पोस्ट के बारे में। ये तो बताए, सिंपल है, कॉमन बातें। वैकेंट पोस्ट के बारे में बताएगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये बताएगी, किस कंडीशन पर व्यक्ति को एक्सेप्ट करेगी ये भी, और उसकी कंडीशन कौन कौन से एक्सेप्ट कर सकती है, ये सब कुछ जो उससे लगता है वो उसमें इंडिकेट कराती है। एक्सपीरियंस है, रिम्यूनरेशन सबसे पहले है, कितना वेतन दे सकती है, कितनी जो है सैलरी दे सकती है, ये सब कुछ क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी आर डिस्प्ले, और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी कंपनी की बता देती है, हमारी कंपनी में क्या रूल फॉलो किए जाते हैं, कंपनी की पोजीशन कैसी, ये सब भी वो उसमें इंडिकेट कर देती है। ये कहलाया जाता है टेलीकास्टिंग। फिर देख लीजिए टेलीकास्टिंग क्या है, कुछ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बेटा इसमें ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन कर लेना। जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है किसका यूज करती है, आजकल टेलीकास्टिंग का प्रयोग करती है। टेलीकास्टिंग के माध्यम से बताती रहती है कितनी वैकेंट पोस्ट है, किस कंडीशन पर हमें व्यक्ति चाहिए, क्या सैलरी देगी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस चाहती है, सब बता देती है। अपनी कैरेक्टरिस्टिक भी बताती है कंपनी, ये है टेलीकास्टिंग। इसके बाद आता है वेब पब्लिशिंग। वेब से ही आपको पता है, वेब यानी इंटरनेट, ठीक है। दीज डे इंटरनेट हैज बिकम, इंटरनेट बहुत मीडियम बन चुका है किसका, रिक्रूटमेंट का। स्पेशल वेबसाइट भी इसके लिए बनाई गई है, रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनेट, तो इंटरनेट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। द एप्लीकेंट गेट इंफॉर्मेशन थ्रू देम, और एप्लीकेंट जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त करते रहते हैं इनके माध्यम से, कि इस साइट पर जाएंगे, जाने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद उनके पास वैकेंसी आती रहती है कि इस एरिया में ये वैकेंसी है, जो आपने क्वालिफिकेशन दी है और जो भी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग आपके पास मैसेज आते रहते हैं। वैकेंट पोस्ट और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, पीपल हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन गेट इन टच विद द कंपनी नीडिंग देयर सर्विसेज। पीपल जिसके पास प्राप्त क्वालिफिकेशन होती है, मैसेज उनके पास आते रहते हैं क्योंकि उनका अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। उसके बाद कंपनी जो है जैसे ही लिस्ट देखती है उनको जो है बुला लेती है, और वो व्यक्ति संस्था के टच में हो जाते हैं। सम ऑफ वेरी पॉपुलर वेबसाइट, बहुत सी पॉपुलर वेबसाइट है, ये जरूर याद रख लें। www.naukri.com, jobstreet.com, क्लिक ठीक है, naukri.com है या jobstreet.com है, ये सब क्या कहलाई जाती है, वेबसाइट जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है, इसमें व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा देता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है यानी अपनी आईडी बन जाती है उस पर, तो आपकी आईडी पर मैसेज आते रहते हैं कहाँ कहाँ क्या वैकेंसी है, लेकिन मैसेज आएंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहाँ क्या किस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है, और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये संस्था भी आपके पास खुद क्या कर सकती है, कॉल करती है, आपको इनवाइट करती है संस्था में आने के लिए, ठीक है। तो ये कहलाया जाता है वेब पब्लिशिंग। तो ये तीनों बेटा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्स हैं जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे क्या मेरिट और क्या डिमेरिट है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स के। देखिए क्या मेरिट और डिमेरिट्स हो सकते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट क्या हो सकते हैं, मेरिट तो बहुत अच्छी बातें होती है, क्या हो सकते हैं मेरिट, ध्यान दीजिए। मेरिट्स यानी गुण, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के गुण ये होंगे कि जो यंग ब्लड है उसको एंट्री इंटरनल में नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर उसको क्या मिल जाएगी, एंट्री मिल जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट, एक क्वालिफाइड पर्सनल व्यक्ति आपको मिल जाएगा, क्वालिफाइड पर्सनल, ठीक है, एक क्वालिफाइड व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो कि टैलेंटेड होगा टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को जानने में। और ये जो डिमेरिट्स इंटरनल की थी वो मेरिट बन जाएगी एक्सटर्नल की। तो देखिए द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट गिव एन अपॉर्चुनिटी, या अपॉर्चुनिटी दे देता है किसको, क्वालिफाइड पीपल को जो संस्था से बाहर होते हैं कि वो एंटर करे यहाँ पर।
द बेनिफिट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड, और इसका बेनिफिट दोनों को मिलता है। किस किस को? एक तो संस्था को भी मिलता है और दूसरा किसको मिलता है? जो एम्प्लॉई आने के लिए विलिंग होते हैं, या आप कह सकते हैं एप्लीकेंट। क्या कह सकते हैं? एप्लीकेंट लगाइए, एम्प्लॉई ज्यादा बेटर नहीं हो, क्योंकि एम्प्लॉई तो तब बनेंगे जब वो आकर लग जाएंगे। ठीक है, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट आप यूज कीजिए, एम्प्लॉय नहीं। एप्लीकेंट और ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों को फायदा होता है। एप्लीकेंट को एक काम मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाता है। वाइडर चॉइस, वाइडर चॉइस कैसे? क्वालिफाइड पर्सन तो है, बहुत सारे व्यक्ति क्या देते हैं? एप्लीकेशन देते हैं, तो इतने सारी एप्लीकेशन आ जाती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एरिया बन जाता है उसमें चूज करने का, किस एप्लीकेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें, किसको इंट्रो के लिए बुलाए, आगे सिलेक्शन प्रोसेस में किसको हम एंट्री दे। बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्स का प्रयोग करके द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीज मैनीफोल्ड व्हिच इन टर्न इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस। नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जितनी ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन आएगी उतनी ज्यादा हम उसमें चॉइस कर सकते हैं किस व्यक्ति को चूज करें, लेकिन टाइम बेटा ज्यादा वेस्ट होगा। The manager can appoint the most talented person after examining the capability talent of all the applicant। अब मैनेजर क्या कर सकता है? मैनेजर अपनी कैपेबिलिटी यानी अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से मोर कैपेबल पर्सन को क्या करता है? अपॉइंट करने की क्या करता है? कोशिश करता है। मोर कैपेबल पर्सन को अपॉइंट करने की क्या करता है? कोशिश करता है। ये है वाइडर चॉइस। अगला है फ्रेश टैलेंट। फ्रेश क्या मिलता है? टैलेंट। फ्रेश टैलेंट कैसे बेटा? क्या हो सकता है फ्रेश टैलेंट? फ्रेश टैलेंट ये है जो बाहर के व्यक्ति है, एक फ्रेश नई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, वो हमें मिल पाते हैं, उनका टैलेंट हमें एक फ्रेश टैलेंट मिलता है, उनकी एक नई सोच हमें मिलती है। द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैव पीपल विद न्यू एंड मॉडर्न आइडिया टू एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सोर्स के कारण बाहर से व्यक्ति आता है, एक नया आइडिया को लेकर आता है, जिसके कारण संस्था को क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जहां पर कॉम्पिटिशन हैम्पर हो रहा था, यहाँ पर कंपटीशन क्या आ जाएगी? स्पिरिट की भावना उत्पन्न हो जाएगी, व्यक्तियों में कंपटीशन बढ़ जाएगा। इससे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करेंगे, ये सोचकर कि अगर हमने ढंग से कार्य नहीं किया तो हमारी प्रमोशन के मार्क बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और जब बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसके साथ ऑलरेडी वो कंपटीशन रखेगा, कंपटीशन की भावना हर व्यक्ति में उत्पन्न होगी। जितनी ज्यादा कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी, संस्था का विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति बेटर करने की कोशिश करेगा। इसके बाद लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जहां पर फेवरेटिज्म कहां पर था? फेवरेटिज्म इंटरनल में था। फेवरेटिज्म कि हम फेवरेट को कम वर्क दे रहे हैं और जो फेवरेट नहीं है उसको हार्ड वर्क दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से वहां बन जाता है। या फेवरेट को प्रमोशन दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं बाकी को, लेकिन यहाँ फेवरेटिज्म को कोई उत्पन्न नहीं है चॉइस, क्योंकि सब व्यक्ति बाहर से ही है और हम उसको नहीं जानते, जानते भी हैं तो पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही उसको अपॉइंट किया जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी को देखकर। ठीक है, सभी जो है उस पर जजमेंट देंगे, उसके बाद ही व्यक्ति वो अपॉइंट किया जाएगा। तो फेवरेटिज्म एकदम क्या हो जाती है? पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है इसके माध्यम से। तो ये है बेटा मेरिट। फिर देखिए मेरिट क्या है? क्वालिफाइड पर्सनल, व्यक्ति को एक ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं क्योंकि वो फ्रेश टैलेंट वाले होते हैं। बाहर से व्यक्ति आते हैं, एक नया आइडिया लेकर आता है, जिसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, और बाहर से व्यक्ति आने के कारण, क्वालिफाइड पर्सन आने के कारण एप्लीकेंट को उसकी जॉब मिल जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को एक क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाता है। वाइडर चॉइस, ठीक है, इतने क्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट बन जाती है कि मैनेजर मोर कैपेबल पर्सन को क्या करता है? चूज करता है, इसलिए वाइडर क्या आ जाती है? चॉइस आ जाती है। फ्रेश टैलेंट आता है क्योंकि व्यक्ति न्यू टेक्नोलॉजी से क्या होता है? इक्विप्ड होता है, उससे पता होता है, पूरा नॉलेज होता है, न्यू क्या लेकर आता है? आइडियाज लेकर आता है, जिसके कारण हमें उसके आइडिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं, फ्रेश टैलेंट मिलता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है उन्हें ये पता होता है बाहर से व्यक्ति अपॉइंट किए जाएंगे, तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अगर सुस्त थे जो कि इंटरनल में, वही अब क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाएंगे, और कंपटीशन की भावना उत्पन्न में हो जाएगी क्योंकि न्यू व्यक्ति आ रहा है, ऑटोमेटिक न्यू व्यक्ति भी अच्छा कार्य करेगा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी अच्छा कार्य करेगा, प्रॉफिट किसको होगा? संस्था को। इसके बाद आता है फेवरेटिज्म की कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी, कि सारे व्यक्ति क्या होंगे? बाहर से ही नियुक्त किए जाएंगे, इसलिए
फेवरेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये है मेरिट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। अब आता है डीमेरिट क्या है। डीमेरिट क्या हो सकती है बेटा, सबसे पहले उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। इंटरनल जो व्यक्ति है उनके लिए प्रमोशन के मार्ग जो बहुत इजीली खुले हुए थे उसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डीमेरिट की आप कह सकते हैं लिमिटेशन, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। डिससेटिस्फैक्शन हो जाते हैं, डिससेटिस्फैक्शन किसमें हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एग्जिस्टिंग सेटिस्फेक्शन उत्पन्न हो जाती है, जो एग्जिस्टिंग क्या है, एम्प्लॉय है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, उन्हें ये पता है कि प्रमोशन के लिए अब जरूरी नहीं है उन्हें ही प्रमोट किया जाए, व्यक्ति बाहर से भी आ सकता है, तो यही चीज कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई कर देगी उन्हें। देखिए, when the external system of recruitment is adopt, जब इसको अडोप्ट किया जाता है, it put an end to chance of promotion to the existing staff। तो existing staff के लिए जो एवेन्यू खुले हुए थे, इजीली रूप से खुले हुए थे, किसके, प्रमोशन के, वो बहुत चांस उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेचुरली अफेक्ट देयर मोरल, इस प्रकार इनका मनोबल गिर जाता है, ये मोटिवेट कम होते हैं। एंड डोंट वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन, और डेडिकेशन के साथ काम करना कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। इनको ये लगता है कि प्रमोशन बहुत ही मुश्किल है, ये भावना उनको उनके जो है मोराल को कम कर देती है, और जो डेडिकेशन से ये काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उनका हौसला कम हो जाता है। तो ये है इसकी फर्स्ट डिमेरिट। सेकंड डिमेरिट क्या उत्पन्न होती है, लेंथी प्रोसेस। लेंथी क्या है, प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस क्यों है बेटा, पहले तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, व्यक्ति आएगा, व्यक्ति आने के बाद कुछ रिटर्न टेस्ट हो गया, अभी हम देखेंगे, फिर कुछ रिटर्न टेस्ट होने के बाद उसके कुछ फेस टू फेस हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद हो सकता है प्रैक्टिकली रूप से कुछ कराए भी, मेडिकल टेस्ट भी होगा, कई फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, बैकग्राउंड चेक भी किया जाएगा, बहुत सी प्रोसेस फुलफिल करनी होती है, बहुत से स्टेप फुलफिल करने होते हैं, जिसमें बहुत टाइम और कॉस्ट वेस्ट होता है। तो इसलिए ये क्या है, लेंथी प्रोसेस, संस्था के लिए टाइम और कॉस्ट दोनों ही वेस्ट होता है। ठीक है, द एक्सटर्नल सिस्टम रिक्रूटमेंट इज लेंथी प्रोसेस इन्वॉल्व, क्योंकि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा पोस्ट के लिए, फिर एप्लीकेंट का वेट किया जाएगा, उनकी एप्लीकेशन आएगी, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होगी जो इस पोस्ट के लिए एबल थे ही नहीं, फिर भी वो सेंड कर देते हैं, हमें टाइम तब उन्हें एक बार तो चेक करना होता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सिलेक्शन विच कंज्यूम, जिससे बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, इसलिए लेंथी प्रोसेस है और ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती, इसलिए कहा जाता है लोअर लेवल के लिए एक्सटर्नल यूज करते हैं, बाकियों के लिए जहां जितना ज्यादा पॉसिबल होता है, खासकर टॉप मिडल भी नहीं, जहां ज्यादा टॉप और मिडल के मेन हेड के लिए हम इंटरनल ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है व्यक्ति का नेचर कैसा है और व्यक्ति कैसे हैंडल कर पा रहा है, संस्था को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, तो वह इंटरनल यूज। मेन तो लोअर लेवल के लिए एक्सटर्नल यूज होता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल यूज नहीं होता, टॉप मिडल के लिए वहां भी होता है। ठीक है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। इसके बाद आता है कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली तो है बेटा, लेंथी है तो कॉस्टली है, क्योंकि इसमें तो आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। इंटरनल में तो व्यक्ति संस्था में था, उसको पोस्ट मिल गई, यहाँ तो एडवर्टाइज और कुछ कमीशन भी देने पड़ेंगे, जैसे भी आपने देखा प्राइवेट प्लेसमेंट है, वहां से ले रहे तो कमीशन देना पड़ रहा है। मैनेजमेंट हंटर जो है, ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये एक संस्था है जिसमें मैनेजर होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, वो परामर्श देते हैं, वो उस क्षेत्र में यानी मैनेजर को लगवाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्हें कमीशन भी देना पड़ता है, वो एक कॉस्टली प्रोसेस बन जाता है, उन्हें कमीशन देते हैं अगर हम सारी प्रोसेस उनसे ही कंप्लीट कराते हैं। चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, हाँ जी, रॉन्ग सिलेक्शन का चांस हो सकता है। रॉन्ग सिलेक्शन का चांस क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता व्यक्ति कैसा है एक्चुअली। हो सकता है अब जो हमने देखा वो बढ़िया है, हमारे अकॉर्डिंग हमने बेस्ट चूज किया है, लेकिन जब वो काम करने लगा तो उसका आचरण अच्छा नहीं है। हो सकता है हमने लगाया कि वो ऑनेस्ट है, काम बढ़िया करते, लेकिन ऑनेस्टी नहीं है उसमें, वो ऑनेस्ट नहीं है, गड़बड़ कर दिया उसने, कुछ अकाउंट में कर दिया, हेरा फेरी कर दी, तो क्या हुआ, रॉन्ग सिलेक्शन हो गया एक तरीके से, बाद में हमें पछताना पड़ेगा, हमने ऐसे व्यक्ति को रखा जिसका आचरण ही अच्छा नहीं है। इसलिए इंटरनल बहुत अच्छा माना जाता है सोर्स, खासकर इन पोस्टों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, क्योंकि हमें व्यक्ति का पता होता है कि बहुत सालों से काम कर रहा है, ये ऑनेस्ट है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। यहाँ तो व्यक्ति ही नया आएगा, उस पर भरोसा करे या नहीं करे, ये सोचने में ही 1 साल निकल जाएगा, 1 साल तो इसमें निकल जाएगा, इस पर भरोसा करे या नहीं करे।
ठीक है, 1 साल बाद भी 100% श्योरिटी नहीं होगी कि हम इस पर विश्वास करें या नहीं करें, क्योंकि एक विश्वास को बनाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। टूटने में तो 1 मिनट लगता है, लेकिन विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो एक विश्वास, ट्रस्ट वाली बात है कि व्यक्ति को ले भी आए तो हो सकता है रॉन्ग हमने क्या किया हो, सिलेक्शन। इसके बाद आता है सिंस देयर इज नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमें पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती एक्सटर्नल कैंडिडेट की, ठीक है, जितना वेरीफाई कर सकते हैं वेरीफाई कर लेंगे, फिर भी कुछ कमी रह गई, कहीं उसका पास्ट ऐसा रहा जो हमें नहीं पता, तो वहां कहीं ना कहीं हम गलती कर पाते हैं। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मीन्स लेबर के हटने की दर, लेबर के हटने की दर, टर्नओवर, लेबर की हटने की दर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कोई फायदा नहीं है, व्यक्ति बाहर से आएंगे, तो इंक्रीज इन के हटने की दर इंक्रीज हो जाती है। When employee are convinced and they will not be in a position to get any promotion, अगर ये कहा जाए प्रमोशन के खास या चांसेस नहीं है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि उसे ये पता है यहाँ प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो यही चीज उसको डीमोटिवेट भी करेगी, उसका मोरल डिक्रीज कर देगी और उसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की ओर जाने में मजबूर कर देगी एंड लीव कर देगा ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। जैसी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाएगी तुरंत वो उसको क्या कर देगा, पहली जॉब को रिजेक्ट कर देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं लेबर टर्नओवर क्या हो जाएगी, इंक्रीज सीरियसली अफेक्ट इससे, और जितने ज्यादा लेबर हटेंगे, जितने ज्यादा एम्प्लॉय, लेबर टर्नओवर आप एम्प्लॉय, जितने ज्यादा एम्प्लॉय हटेंगे उतनी ज्यादा हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन खराब है। हमारे स्कूल में देखिए कितने टीचर कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो इससे इंक्रीज हो रही रेपुटेशन। कोई अगर बाई चांस आप 5 साल बाद आए, मैं आपको दोबारा दिखाई दूं, तो आप ये कहेंगे मैम आप अब तक काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इंक्रीज होगी कि मैम यहाँ काम कर रही है, तो इट मीन्स फुल सेटिस्फाई है, तभी यहाँ काम कर रहे हैं। और अगर बार बार आप हर साल आते हो, हर साल आपको एक नया फेस मिलता है टीचर का, हर क्लास में जाते हो मोस्टली टीचर चेंज मिलते हैं, तो आप कहोगे पता नहीं क्यों टीचर बार बार चले जाते हैं, इतने अच्छे टीचर क्यों चले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी गुडविल डाउन हो जाएगी, कहीं ना कहीं कमी है, संस्था खुश नहीं रख रही है अपने एम्प्लॉय को, तो वो बात आ जाती है। जितने ज्यादा हटेंगे, एक तो फिर लोगों को लगाना पड़ेगा, प्रोसेस इंक्रीज, और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि अगर व्यक्ति लगाया है क्या वो ट्रस्टवर्थी है या नहीं, ये भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार संस्था की गुडविल डाउन हो जाती है एंड दिस डजंट इंकरेज गुड टैलेंटेड पीपल टू फील अट्रैक्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर प्रमोशन के मार्क कम से कम दिखाई देते हैं, वहां टैलेंटेड व्यक्ति आना भी पसंद नहीं करते। तो ये है बेटा जो कि डिमेरिट्स बताइए मैंने एक्सटर्नल की। सबसे पहले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए प्रमोशन के मार्क बंद हो जाते हैं। लेंथी प्रोसेस है, व्यक्ति को बुलाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, फिर मेडिकल लिया जाएगा, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है, कॉस्ट टाइम दोनों खराब होते हैं। एप्लीकेशन आएगी, चेक करना पड़ेगा, कॉस्टली है, टाइम कॉस्ट तो होगी क्योंकि एडवर्टाइज करना पड़ेगा। रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि हमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पता, जितना वेरीफाई कर सकते थे कर लिया, फिर भी कुछ बात जो नहीं पता, हमें बहुत पुरानी उसका कोई पास्ट हम नहीं पता कर पाते हैं, तो हो सकता है आगे जाके वही पास्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है हानिकारक साबित हो, तो रॉन्ग सिलेक्शन की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लेबर टर्नओवर, जब प्रमोशन के मार्क कम हो जाएंगे तो एम्प्लॉय हटने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और जितने ज्यादा हटेंगे संस्था की गुडविल क्या हो जाएगी, डाउन, और कह सकते हैं संस्था का जो एक लंबे समय तक टिके रहना वो भी एक तरीके से कम हो जाएगा। नए व्यक्ति पर जल्दी से हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए जो है अगर एक्सटर्नल से इंटरनल मान ले तो इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये नहीं कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का कम महत्व है। एक्सटर्नल भी अपनी जगह सही है, इंटरनल भी अपनी जगह सही है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर और पोस्ट पर कि हम किस पोस्ट के लिए कौन सा सोर्स उत्पन्न करें। एक पॉइंट आपने पढ़ा भी था कि जो पर्सनल मैनेजर है, जब उसके पास रिक्वेस्ट आ जाती है कि व्यक्तियों की जरूरत है, अब वो बहुत ध्यान से सोचता है कि इस व्यक्ति को कैसे फिल करूं। अगर यहाँ उसने गलती कर दी सोर्स चूज करने में कि इंटरनल से करूं या एक्सटर्नल से, तो आगे सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, संस्था के ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा भी था। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कुछ नहीं आया तो मैसेज तो आप कर ही सकते हैं। ओके बेटा।